नमस्कार, मैं डॉक्टर मनीषा चौरड़िया, राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय प्रतापगढ़ में हिंदी की एसोसिएट प्रोफेसर हूँ। आज हम हिंदी की ध्वनि संरचना के बारे में जानेंगे। ध्वनि के बिना शब्दों, पदों अथवा वाक्यों की कल्पना नहीं की जा सकती। किसी भी भाषा में ध्वनियों की महत्ता को नकारा नहीं जा सकता। ध्वनियों का समूह शब्द, पद, वाक्य, यहाँ तक कि भाषा है। प्राचीन भारतीय चिंतन परंपरा में ध्वनियों का अध्ययन शिक्षा और प्रतिशाख्य के अंतर्गत किया गया है, जबकि भाषा विज्ञान में ध्वनियों का अध्ययन ध्वनि विज्ञान के अंतर्गत किया जाता है। ध्वनि विज्ञान अथवा स्वन विज्ञान की ध्वनियों के उत्पादन, संवहन और ग्रहण के आधार पर 3 शाखाएं औपचारिकी ध्वनि विज्ञान, भौतिकी ध्वनि विज्ञान तथा श्रोतिकी में विभक्त किया गया है। औपचारिक ध्वनि विज्ञान के अंतर्गत ध्वनि के उच्चारण से संबंधित अध्ययन किया जाता है। ध्वनियों का उच्चारण किस प्रकार किया जाता है, अर्थात ध्वनियों के उत्पादन से संबंधित अध्ययन इस शाखा में किया जाता है। भौतिकी ध्वनि विज्ञान के अंतर्गत ध्वनि के उच्चरित होने के पश्चात ध्वनि वायु तरंगों के माध्यम से किस रूप में सभी के संपर्क में आती है, अर्थात वक्ता और श्रोता के बीच कैसे ये ध्वनियाँ पहुँचती हैं, इसका अध्ययन किया जाता है। ध्वनियों के संवहन से संबंधित अध्ययन ही इस शाखा का आधार है। श्रोतिकी ध्वनि विज्ञान के अंतर्गत ध्वनियाँ वायु तरंगों के माध्यम से हमारे कान तक पहुँचती हैं। इसके अंतर्गत ध्वनियों के सुनने से संबंधित अध्ययन किया जाता है। ध्वनियाँ कैसे हमारे कान के माध्यम से अंदर प्रविष्ट होती हैं, हमारे तंत्रिका कोशिका के माध्यम से हमारे मस्तिष्क तक पहुंचती हैं और सुनने वाला किसी मस्तिष्क में स्थित पदार्थों और भावों के बिंब के माध्यम से बोलने वाले के भावों को समझ लेता है। इन सब का अध्ययन ध्वनि विज्ञान की शाखा के अंतर्गत किया जाता है, अर्थात ध्वनियों के ग्रहण से संबंधित अध्ययन ही श्रोतिकी ध्वनि विज्ञान के मूल में है। प्रस्तुत आलेख ध्वनि संरचना विषय का संबंध केवल औपचारिकी ध्वनि विज्ञान है, अतः इसके अंतर्गत ध्वनि के उत्पादन से संबंधित चर्चा भी की गई है। भाषा मूलतः उच्चरित होती है। उच्चरित भाषा में शब्दों का निर्माण ध्वनियाँ अर्थात वाक ध्वनियों से होता है। भाषा के द्वारा मानव अपने विचारों का आदान प्रदान करता है। भाषा के अंतर्गत वाक्य, उपवाक्य, पटबंध, पद, रूपिम तथा स्वनिम ध्वनि क्रमशः बड़ी से छोटी इकाई आती है। इनमें सबसे छोटी इकाई स्वनिम है। ध्वनि अर्थात भाषा की लघुत्तम इकाई ध्वनि है। वाक्य, उपवाक्य, पदबंध, बद तथा रूप अथवा रूपिम आदि सभी सार्थक हैं तथा सभी ध्वनियों के समूह से ही बनते हैं। ध्वनियाँ अपने आप में सार्थक नहीं होती, परंतु अर्थभेदक अवश्य होती हैं। ध्वनियाँ मानव मुख से निःसृत होती हैं। होंठ, जिह्वा, तालु, वत्स, कंठ, स्वरतंत्री, फेफड़ा, नासिका विवर का ध्वनियों के उत्पादन में महत्वपूर्ण योगदान होता है। इनमें सबसे अधिक चलायमान जिह्वा होती है। ध्वनियों के उत्पादन में जो सबसे महत्वपूर्ण तत्व है वह है वायु। वायु का मुख्य विवर में उसके किसी स्थान पर अवरोध, स्पर्श, घर्षण, स्वरतंत्रियों के कंपन आदि के आधार पर ध्वनियों का वर्गीकरण किया जाता है। वायु का दबाव कितना है, कम है अथवा अधिक, इसके आधार पर व्यंजन ध्वनियों में प्राणत्व का निर्धारण किया जाता है। यदि वायु नासिका विवर से निकलती है तो इसमें उच्चरित ध्वनियाँ नासिक ध्वनियाँ कहलाती हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि भाषा मानव मुख से निःसृत ध्वनियों का समूहन होती है। भाषा के निर्माणक ध्वनियाँ ही होती हैं। ध्वनियों से शब्द अथवा पद बनते हैं। शब्द पद से पदबंध, पदबंध से उपवाक्य, उपवाक्य से वाक्य बनते हैं। वाक्य भाषा की सबसे बड़ी इकाई है। भाषा वैज्ञानिक दृष्टिकोण से ध्वनि को स्वन कहते हैं। जिस भाषा के अंतर्गत ध्वनि का अध्ययन किया जाता है वह ध्वनि विज्ञान अर्थात स्वन विज्ञान कहलाता है। इस प्रकार के
अंतर्गत जहाँ स्वरों का वर्गीकरण किया जाता है, जिह्वा की ऊंचाई, जिह्वा की स्थिति तथा होठों की आकृति के आधार पर किया जाता है, वही व्यंजन ध्वनियों का वर्गीकरण उनके उच्चारण स्थान, उच्चारण प्रयत्न आदि के आधार पर किया जाता है। अक्षर एवं संयुक्ताक्षर शत्रज्ञ श्र में भी इस लेख में विचार किया गया है। हिंदी की ध्वनियाँ। कुछ व्याकरणों ने ध्वनि व वर्ग में अभेद संबंध बताया। उनके अनुसार वर्ण व लघुत्तम भाषिक इकाई है जिसे और लघुत्तम खंडों में विभाजित नहीं किया जा सकता। जैसे व्यंजन वर्ण वर्णमाला में हलंत ही होते हैं। अब इनका विभाजन और खंडों में नहीं किया जा सकता, परंतु क ध्वनि को क धन अ में विभाजित किया जा सकता है। इसीलिए ध्वनि विज्ञान के अंतर्गत खंडीय स्वनिम और खंडेतर स्वनिम की बात की गई है। अर्थात खंडीय स्वनिम को स्वर तथा व्यंजन दो उपखंडों में विभाजित किया गया है तथा खंडेतर स्वनिम अथवा ध्वनि गुण को मात्रा, बलाघात, सूर, अनुतान आदि के रूप में ध्वनियों के साथ विद्यमान माना गया है। हिंदी में परंपरागत वर्णमाला की व्यवस्था इस प्रकार से है। स्वर अ, आ, इ, उ, री, ए, ऐ, ओ, अम, आह। व्यंजन क, ख, ग, घ, च, छ, ज, झ, ट, ठ, ड, ढ, ण, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म, य, र, ल, व, श, श, सह। य, र, ल, व यहाँ अंतस्थ है, श, श, सह ऊष्म है, शत्रज्ञ श्र संयुक्ताक्षर है। ऊपर दिए गए वर्णमाला के अंतर्गत स्वर वर्णों में री, अम, अह को स्थान दिया गया था, परंतु वर्तमान में इन्हें स्वरों के अंतर्गत नहीं रखा गया। वरन री को री जैसा उच्चारण होने के कारण भाषा वैज्ञानिकों ने स्वर के अंतर्गत नहीं रखा। जहाँ हिंदी में री का उच्चारण री जैसा ही होता है, वहीं मराठी तथा दक्षिण भारतीय भाषाओं में रू जैसा होता है। कुछ क्षेत्रों में, विशेषकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश और उससे सटे प्रदेशों में री का उच्चारण र जैसा भी होता है। हिंदी में ऋतु, ऋषि, ऋण आदि का उच्चारण ऋतु, ऋषि, ऋण तथा दृष्टि, मृत्यु, कृपा आदि का उच्चारण दृष्टि, मृत्यु तथा कृपा होता है। परंपरागत व्याकरण में स्वरों का वर्गीकरण दीर्घता के आधार पर ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत रखा गया, परंतु हिंदी में केवल ह्रस्व तथा दीर्घ स्वर ही विद्यमान है। भट्टोजी दीक्षित ने स्वरों के 3 भेद माने: उदात्त, अनुदात्त और स्वरित। उदात्त का अर्थ है ऊपर उठा हुआ, अनुदात्त का अर्थ है अवरोही तथा स्वरित का अर्थ है सम। अम को व्याकरण ने अनुनासिक ध्वनि माना। अम को अर्थात अ को इसे कुछ आधुनिक भाषा वैज्ञानिक गुण के रूप में मानते हैं, अतः अ स्वर के अंतर्गत नहीं आता। हाँ, इसके अंतर्गत स्वरात्मक गुण अवश्य है। अह अर्थात विसर्ग का अघोष ह के रूप में उच्चारण होता है, अतः विसर्ग के स्वर के अंतर्गत नहीं आता। स्पर्श व्यंजन ध्वनियों का वर्गीकरण उनकी वर्गीय ध्वनियों के रूप में किया जाता है, अतः विसर्ग